Hello friends, yesterday we were talking about the मोनरिन्स। हम मोनरिन्स के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हम लोग साइनोबैक्टीरिया का जिक्र कर रहे थे। साइनोबैक्टीरिया का जो चैप्टर है नीट के अंदर, उन्होंने 3 डायग्राम अपन लोगों को दे रखे हैं। एक ऑसिलिटोरिया का दिया है, एक नॉस्टॉक का दिया है और एक एनाबीना का दिया है। सबसे पहला पॉइंट मैं ऑसिलिटोरिया को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ऑसिलिटोरिया जो नाम होता है वो ऑसिलिटोरिया क्यों रखा गया है? ऑसिलिटोरिया का मतलब होता है दोलन, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम, ये ऑसिलेशन करता है, ऑसिलिटोरिया करता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके शरीर के चारों ओर श्लेष्मा की परत पाई जाती है। ये श्लेष्मा की परत है। दिस इज कॉल्ड म्यूसिलेजिनस शीट। Either it may be your plant or it may be your animal, you will find the mucilaginous sheet around it. Now what is the role of the mucilaginous sheet around the aquatic organism? जलीय जीवों के शरीर के चारों ओर पाए जाने वाली श्लेष्मी भित्ति का, श्लेष्मी आवरण का क्या महत्व होता है? तो इसका आंसर होता है कि यह सड़ने गलने से बचाता है। It protects the organism from the desiccation. अब ये जो ऑसिलिटोरिया है, इस ऑसिलिटोरिया को यदि आप देखोगे तो कभी तो ये यूं घूमता है, कभी ये यूं घूमता है, इसलिए इसका नाम ऑसिलिटोरिया रखा गया है। मैंने कि भाई साहब क्यों घूमते रहते हो आप ऐसे? तो उसने बोली सर इससे मैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता हूं ड्यू टू ऑसिलेशन। सो दिस इज योर ऑसिलेशन। इसमें से क्या चीज निकलती है? नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकलता है। बात समझ आ गया? अब दूसरा चित्र उन्होंने नॉस्टॉक का दे रखा है। ये रहा नॉस्टॉक, ये हमारा नॉस्टॉक है। इसके चारों ओर भी सड़ने गलने से बचने के लिए श्लेष्मीय आवरण म्यूसिलेजिनस शीट देखने को मिलती है। सो दिस इज योर म्यूसिलेजिनस शीट। ये श्लेष्मीय आवरण है, म्यूसिलेजिनस शीट। ये रहा। अब क्वेश्चन जो बनता है, दिस इज योर व्हाट? नॉस्टॉक। क्वेश्चन जो मैंने देखा है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, नीलहरी शैवाल, इनके अंदर आपको एक मोटी भित्ति युक्त संरचना मिलती है जिसे हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं, या कह दीजिए ये हेटेरोसिस्ट हमने बनाई है। क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। हेटेरोसिस्ट का क्या कार्य होता है? तो आंसर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखने को मिलता है। यह कायिक कोशिका के द्वारा होता है, यानी कि बाय वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका के द्वारा। अब बात चलती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, बताइए। चलिए, एक बार आया था नीट में क्वेश्चन, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर जो होता है उसमें से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द फिनोमिनन इन विच द नाइट्रोजन इज चेंज्ड इनटू अमोनिया, एंड फ्रॉम दिस अमोनिया in due course of time the nitrate salts they are prepared. हेटेरोसिस्ट में से क्वेश्चन बनता है। अब ये ग्रीन है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इनके अंदर केवल PS1 पाया जाता है। दूसरी बात,
कभी कभी इनके अंदर जो ये हेटेरोसिस्ट होती है यह मोटी भित्ति युक्त होती है, इट इज थिक वॉल्ड सेल। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कौन से एंजाइम की सहायता से होता है? तो आंसर होता है बाय नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम की सहायता से होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम कहाँ उपस्थित है? इसके अंदर हेटेरोसिस्ट में, जो क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कर रहा है। मैंने कि यार नाइट्रोजनेज एंजाइम, अगर तुझे ऑक्सीजन मिल गई तो फिर बता क्या होगा? उसने बोली सर मैं इसको उड़ा दूंगा, ये कार्बनिक यौगिक है, इसको मैं अपघटित कर दूंगा। तो मैंने कि फिर तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। कि सर इसीलिए तो हेटेरोसिस्ट के चारों ओर जो ये थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल, मोटी भित्ति, ये ऑक्सीजन को एंट्री ही नहीं होने देती, ऑक्सीजन बाहर के बाहर चली जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन इस हेटेरोसिस्ट के द्वारा संपन्न हो जाता है। डन। नाउ अप्लाइड क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर इस हेटेरोसिस्ट को हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा, क्योंकि वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, नाइट्रोजनस एंजाइम को वो अपघटित कर देगी और आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा। अब चले हम एक और चीज के ऊपर कि इनके अंदर जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, वह कौन सी विधि के द्वारा होता है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो आंसर होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि खंडन के द्वारा। खंडन मीन्स दो टुकड़े होना। ये दो टुकड़े जो है कब होते हैं? जब बीच में ये मोटी भित्ति युक्त संरचना बन जाती है, जिसको कि हम लोग हॉर्मोगोनिया कहते हैं। हॉर्मोगोनिया जो होती है उसके अंदर बाइकॉनकेव, ये रही श्लेष्मा से भरी हुई, म्यूसिलेज से भरी हुई एक गुहिका पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है, जिसे हम लोग नेक्रीडिया कहते हैं। नेक्रीडिया हार्मोगोनिया के अंदर मिलती है और हार्मोगोनिया के चारों तरफ मोटी भित्ति होती है। तो ये जब ये बन जाती है तो ये टुकड़ा अलग हो गया और ये टुकड़ा अलग हो गया, इसी को तो अपन खंडन कहते हैं। एक और स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ये जनन करता है और उस स्ट्रक्चर का नाम है एकाइनेट। चलो मैं यहां बना के दिखाता हूं कि साहब ये आपकी एकाइनेट बनने जा रही है। ये हमारी एकाइनेट, ये बनी, ये बनी, इसके चारों तरफ मैं मोटा मोटा बना रहा हूं भित्ति, तो ये मोटी भित्ति हो गई, यानी कि थिक वॉल हो गई। इस थिक वॉल के थिक वॉल्ड सेल कह देते हैं अपन। क्या एकत्रित हो गया? भोजन, यानी कि फूड। तो अब ये क्या कहलाएगा? एकाइनेट। थिक वॉल्ड सेल containing food is called as एकाइनेट। आता है क्वेश्चन। तो हार्मोगोनिया के द्वारा भी रिप्रोडक्शन हुआ और एकाइनेट के द्वारा भी रिप्रोडक्शन हुआ। मान लो ये भोजन है, तब ये टुकड़ा अलग हो गया और ये वाला टुकड़ा इधर से अलग हो गया। सो दिस इज योर एकाइनेट। ओके, नाउ वी आर स्विचिंग टूवर्ड्स अनदर पॉइंट कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, कि साइनोबैक्टीरिया का क्या महत्व होता है। सो बी केयरफुल, सी अ वेरी गुड पॉइंट, यू गेट इट फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड दे आर आस्क्ड इन द नीट, जिन्हें नीट के अंदर पूछा जाता है। सिग्निफिकेंस
का मतलब महत्व किसका? ब्लू ग्रीन एल्गी का। क्वेश्चन यहां से बनता है। साइनोबैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हरा जीव है जिसने पृथ्वी पर ऑक्सीजन दी, जिसके अंदर PS1 तो होता है मगर PS2 नहीं है। थाइलेकोइड है, इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ द PS2 माइट हैव स्टार्टेड ड्यू टू विच द इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस अकर्ड। अब बात चली कि ऑक्सीजन सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। इसका मतलब जब तक ये ऑक्सीजन नहीं निकली थी सबके सब कैसे थे? एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब हो गया अवायवी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन आई मार्केट के अंदर या पृथ्वी के ऊपर तो दो तरह के जीव हो गए। एक जो पहले वाले थे एनारोबिक अवायवी और दूसरा अवायवी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन गहराई वाला ये बनता है कि पृथ्वी पर कौन सा फैक्टर ऐसा था जिसने सबसे पहले प्राकृतिक वर्ण के लिए कार्य किया, नेचुरल सिलेक्शन किया? वो ऑक्सीजन हुई। ऑक्सीजन के कारण दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है पृथ्वी पर पैदा हो गए, एनारोबिक एंड एरोबिक। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एल्गल ब्लूम के लिए उत्तरदायी होती है। एल्गल ब्लूम, जिसे हम लोग शैवाल स्फुटन कहते हैं। देखा होगा आपने कभी कभी स्वच्छ जल के तालाब के अंदर कुछ दिनों बाद काई काई जम जाती है। इसी को एल्गल ब्लूम कहा जाता है। देन कम्स योर अनदर पॉइंट। एक है स्पाइरुलिना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ही सेल का बना होता है और बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि कितना, 70% प्रोटीन देता है। इसलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। डन? अब चले हम आगे। ये था हमारा साइनोबैक्टीरिया। अब मैं आपको एक नई चीज़ और बताने जा रहा हूं। छोटी सी है, हल्की सी है, लेकिन क्वेश्चन बन चुका है कभी उसके अंदर। जैसा कि मैंने जीवन में देखा है, हमारा जो मोनरेल्स है उसमें बैक्टीरिया भी आया, साइनोबैक्टीरिया भी आया, आर्की बैक्टीरिया आएगा, एक्टिनोमाइसिटीज आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा। दो तीन लाइन इन लोगों ने दे रखी है नीट के अंदर, एनसीईआरटी की किताब में। पर थोड़ा सा अगर अपन उसको समझ लेते हैं तो वो 2-3 लाइन वैसे ही याद हो जाती है। मैं पॉइंट आउट भी करता हूँ कि भाई ये एनसीईआरटी में है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आर्की बैक्टीरिया। जिसको हम लोग आद्य जीवाणु कहते हैं। इन्हीं को हम लोग लिविंग फॉसिल यानी कि जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। तो ये रहे जीवित जीवाश्म। अब ये आर्की बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जीवाणु कहलाते हैं। जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी
तो उस समय बहुत अधिक टेम्परेचर तापक्रम था। इट वॉज अ बॉल ऑफ फायर, ये एक अग्नि का गोला थी। धीरे धीरे कूलिंग हुई, शीतलन हुआ, पर्वत बने, पहाड़ बने, मैदान बने, घाटियां बनी, समुद्र बने। उन समुद्र का जो पानी था वो अभी भी उबल रहा था, काफ़ी टेम्परेचर था, और उस उच्च तापक्रम वाले पानी के अंदर ये आर्की बैक्टीरिया पैदा हुए। इसीलिए क्वेश्चन मैंने देखा है नीट के अंदर यहीं से बनता है कि भाई आर्की बैक्टीरिया में ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण कि ये अत्यधिक तापक्रम को सहन करने में सक्षम थे। व्हाई दे वर एबल टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर। लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म, आर्की बैक्टीरिया को कहा गया। अब हमारे पास 3 तरह के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। बताऊंगा अभी मैं आपको कि आर्की बैक्टीरिया क्यों अधिक तापक्रम को सहन करने के अंदर समर्थ थे। पहला बैक्टीरिया जो है दैट इज योर मिथेनोजन। मिथेनो मने मिथेन, जन मने पैदा करने वाले। ये कहाँ मिलेंगे? मार्शी प्लेसेस के अंदर। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मार्श गैस किसको कहा गया है? मिथेन को। वहाँ पर मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं जो कि मार्श गैस मिथेन को पैदा करते हैं। तो ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं यह आपको कहाँ मिलेंगे? तो आंसर होता है जुगाली करने वाले जंतुओं के गट में। गट का मतलब आहार नाल के अंदर हमको देखने को मिलेंगे, यानी कि इधर। कहाँ पर? गट में। तो वहां ये मीथेन गैस पैदा करते हैं, और जब ये गोबर या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, ये गोबर निकला तो इसके अंदर मिथेनोजन होते हैं। इसी गोबर का उपयोग हम लोग जो है बायोगैस प्लांट के अंदर करते हैं। बायोगैस फर्मेंटर कह दीजिए, वहां पर इसका उपयोग जो है किया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन है? मिथेनोकोकस। नंबर 2 मिथेनोबैक्टीरियम। होते हैं। अब चले हम दूसरे वाले पर, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोफाइट्स। हैलोफाइट किसे कहते हैं? जो समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं, मैराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, जहां पर कि सलाइननेस ज़्यादा होती है, नमक ज़्यादा होता है। तो वेयर यू विल लुक फॉर द हैलोफाइल्स? तो आंसर है इन सॉल्टी वाटर। समुद्र में मिल जाएगा, खारे पानी की झील में मिल जाएगा। और ये जो हैलोफाइल्स होते हैं इनके अंदर एक लाल कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट यानी कि वर्णक होता है। ये वर्णक क्या होता है? तो उसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन हमारे नेत्रों के रॉड्स के अंदर भी रोडोप्सिन होता है। उसी प्रकार से इसके अंदर भी रोडोप्सिन होता है। ये सूरज की रोशनी का उपयोग करता है रोडोप्सिन, और एटीपी बनाने के लिए प्रयुक्त में लेता है। लेकिन इस एटीपी का उपयोग यह फोटोसिंथेसिस में नहीं करता है। भोजन निर्माण में, फूड या फोटोसिंथेसिस में एटीपी का उपयोग नहीं करता है। खत्म। ये हुआ हमारा हैलोफाइल्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड ऑर्गेनिज्म called as thermoacidophile।
थर्मो माने तापक्रम, एसिडोमोफिल माने एसिड, यानी कि पीएच वाला कार्यक्रम बात कर रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया बहुत अधिक 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम भी सहन कर सकता है। क्यों, वाई, यहीं से क्वेश्चन नीट के अंदर आज तक बनता चला आ रहा है। और वो क्वेश्चन क्या है कि वाई आर्की बैक्टीरिया वर एबल टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द एंशियंट पॉइंट, एंशियंट टाइम। तो इसका आंसर होता है कि इनकी सेल मेम्ब्रेन में, इनकी कोशिका झिल्ली में फैटी एसिड यानी कि लिपिड की चेन पाई जाती है, और उस चेन के अंदर भी एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटिनाइल ग्रुप। क्या होता है? फाइटिनाइल ग्रुप देखने को मिलता है, जिसके कारण दे आर एबल टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर। मैं वापस आप लोगों को सूचना दे रहा हूं कि क्वेश्चन नीट का यहीं से बनता आ रहा है, सो बी केयरफुल। So this was all about your Archaebacteria. Now if you talk about the examples of the halophiles, तो इसके आगे क्या लिख दो? हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। जो इधर मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस लिखा हुआ है, इधर हेलो हेलो लग जाएगा। थर्मोएसिडोफिल का थर्मोकोकस, थर्मोबैक्टीरियम। इस तरीके से नाम जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। ओके, चलिए साहब, अब अपन बात करने जा रहे हैं एक और समूह की। मैंने कहा मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, रिकेट्सी होती है, स्पायरोकीट होता है और एक्टिनोमाइसीटीज होता है। अपने कोर्स के अंदर केवल 2-3 ही हैं, बट जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वह हमें याद रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट वो पूछ लेते हैं। देखिए साहब, 2-3 क्वेश्चन तो नीट के अंदर आउट ऑफ द सिलेबस आते ही हैं, मान लिया मैंने, लेकिन अगर वो 2-3 को अपन लोग करते हैं तो वी आर इन प्रॉफिट, कि हम जो है फायदे में रहते हैं। तो व्हाट इज हार्म इन दैट इफ यू आर रीडिंग 2 or 3 लाइन्स एक्स्ट्रा? नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज जो होते हैं, दे एक्ट लाइक अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी कि संयोजी कड़ी के रूप में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब इनके मेंबर्स को, जैसे कि नोकार्डिया होता है, फ्रैंकिया होता है, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन लोग पहले। एग्जाम्पल, फ्रैंकिया कॉमा नोकार्डिया। 2 एग्जाम्पल बहुत हैं। फ्रैंकिया में से क्वेश्चन बनता आ रहा है। बहुत साल पहले इस फ्रैंकिया को पता नहीं ये लोग क्या कहते थे, प्रोटोजोन मान लेते थे, लेकिन अब जाके इन्होंने डिक्लेयर किया है कि फ्रैंकिया इज अ मोनेरन। और फ्रैंकिया जो होता है, आपने नाम सुना होगा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो भी प्रो मोनेरेंस में आ रहा है, फ्रैंकिया भी जो है मोनेरेंस के अंदर आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट है कि फ्रैंकिया जो होता है वह नॉन लेग्यूम के अंदर, मटर कुल के पौधों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें करता है? इन नॉन लेग्यूम यह करता है। बात समझ आ गया? अब कौन से पौधे में करता है, कौन सा नॉन लेग्यूम पौधा है? तो इसका आंसर है कैजुराइना। कैजुराइना के अंदर यह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब आता है हमारे पास नोकार्डिया। वी डोंट बॉदर टू मच अबाउट दैट।
बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, मैंने क्या देखा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नॉन लेग्यूम के अंदर कौन करता है? फ्रैंकिया करता है, जो किसका मेंबर है? एक्टिनोमाइसिटीज का सदस्य है। कैजुराइना के अलावा वी कैन हैव इट वन मोर, एलनस। इन एलनस ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यह उत्तरदायी होता है। अब बात चलेगी कि एक्टिनोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा, इसको हम लोग जो है रे फंजाई कहते हैं, यानी कि रश्मि कवक कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब साइंटिस्ट लोगों ने इसका संवर्धन किया पैट्री डिश में, तो उन्होंने पाया कि यह, इसको माइसीलियल बैक्टीरिया भी कह सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? माइसीलियल बैक्टीरिया। कवक के तंतु को क्या बोलते हैं? हाइफा। हाइफा के जाल को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो ये ऐसे दिखाई दी जैसे किरणें निकल रही हों सूरज की। दिस इज कॉल्ड माइसीलियल बैक्टीरिया। बात सुनाई? तो इसको क्या नाम दिया इन्होंने? रश्मि कवक नाम दिया। एक पॉइंट कंपैरिजन करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वह हमने देखा पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। साइनोबैक्टीरिया में सेल्यूलोजिक थी। आर्की बैक्टीरिया में पॉइंट बन सकता है कि आर्की बैक्टीरिया में ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन एंड नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड हमको जो है देखने को मिलता है। मैंने एक्टिनोमाइसिटीज के सदस्य से पूछा, मैंने कि तुमको रश्मि कवक कहते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज। मैंने कवक की कोशिका भित्ति तो काइटिन की बनी होती है। मैंने क्या आपकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? ये तो बोला नहीं सर, हमारी कोशिका भित्ति में जो है पेप्टिडोग्लाइकेन भी नहीं मिलेगा, परंतु एक अम्ल मिलेगा और उस अम्ल का नाम है माइकोलिक एसिड। बड़ा अच्छा पॉइंट है कंपैरेटिव अकाउंट अगर अपन देखते हैं तो। अब बात चलती है कि जब हम खेतों में जाते हैं पहली बारिश के बाद में, तो बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। ये भीनी भीनी सी खुशबू जो होती है, जैसे कि अपन नए मटके में पानी पीते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, उसको बड़ा अलग ही तरह का स्वाद आता है। प्लीजेंट स्मेल, प्रसन्नता देने वाली खुशबू जो होती है पहली बारिश के अंदर खेतों में हल जोतने के बाद अगर आप देखोगे तो बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, क्योंकि इनके सदस्यों के द्वारा जो स्पोर्स पैदा होते हैं, यानी कि बीजाणु पैदा होते हैं, इन बीजाणुओं के द्वारा एक तेल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोस्मिन ऑयल, और इसी जियोस्मिन तेल के कारण हमें भीनी भीनी सी खुशबू देखने को मिलती है। एज इट इज अ मेंबर ऑफ मोनेरा, तो नेचुरली having the filaments also, so by fragmentation also they can reproduce, they can also produce by the spores also, और इसी के साथ में हमारा एक्टिनोमाइसिटीज समाप्त होता है। खत्म। आफ्टर एक्टिनोमाइसिटीज we are going to talk about mycoplasma. So this is your माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम MLO भी कहते हैं, MLO यानी कि मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म।
इसको हम लोग PPLO भी कहते हैं, यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग ऑक्सिलोप्लाज्म भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, मगर ज़्यादातर ये ही चला करते हैं। अब बात चलती है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइकोप्लाज्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस द टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ द माइकोप्लाज्मा। तो टैक्सोनॉमिक पोजीशन के अंदर इसकी जो क्लास है वह होती है मोलिक्यूटा। मोलिक्यूटा जो होता है वो इसका क्लास होता है। जैसे कि बैक्टीरिया की कौन सी थी, शाइजोमाइसिटीज। इसकी कौन सी है, मोलिक्यूटा। हम वायरस की पढ़ेंगे तो दैट विल बी योर माइक्रोटेटोबायोटीज। दैट तो मोलिक्यूटा इज द क्लास ऑफ द माइकोप्लाज्मा। नाउ हु डिस्कवर्ड इट, किसने खोज करी? तो इसका आंसर है नॉकार्ड एंड ई रॉक्स ने खोज करी। कहां से करी? ऐसे जुगाली करने वाले जंतु जिनको कि निमोनिया हो रहा था, उसके प्लूरल फ्लूइड में से करी, उसके प्लूरल द्रव में से करी। तभी तो इसको एक और नाम दिया गया था, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देन ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। इनको अगर हम देखें तो ये एरोबिक होते हैं, लेकिन यदि ऑक्सीजन उपलब्ध न हो तो यह विकल्प के रूप में एनएरोबिक यानी कि अवायवी हो जाते हैं। तो आप श्वसन के आधार पर इसको क्या कहोगे? लाइन दे रखी है नीट के अंदर, बी केयरफुल कि माइकोप्लाज्मा रेस्पिरेशन के आधार पर कैसा होगा। तो आंसर हुआ फैकल्टेटिव एनएरो। विकल्पी अवायव। जैसे अपन लोग हैं, अपन तो ऑब्लिगेट एरोबिक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, अपने पास में कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है और अपन अवायवी अवस्था में जीवित रहते तो विकल्प के रूप में कैसे बन जाते? अवायवी। बी केयरफुल, अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। अब बात चली कि इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। डन। अब ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी जो कॉलोनीज होती है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इसकी जो कॉलोनीज होती है वह किसके समान दिखाई देती है? तो आंसर यह होगा कि इसकी कॉलोनीज जो होती है वो भुने हुए अंडे के समान दिखाई देती है। फ्राइड एग कॉलोनीज, भुने हुए अंडे के समान दिखाई देती है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर को यदि मैं देखूं तो इसमें सेल वॉल तो है ही नहीं। इसमें 3 झिल्लियां होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, 3 परत जो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती हैं। इनके अंदर हमको साइटोप्लाज्म मिलता है और यह लीनियर डीएनए, रेखीय डीएनए देखने को मिलता है। साथ में 70S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। दुनिया में माइकोप्लाज्मा की केवल एक ही जाति ऐसी है जो कि मृतोपजीवी है। दैट वी कॉल इट एज सैप्रोफिटिक स्पीशीज। सैप्रोफिटिक स्पीशीज, उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा लैडवे। डोइफेनकोड्योरा और एसुयूमा नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने उसको मुर्गियों में खोजा था।
इकार्ड और नोकार्ड और रॉक्स ने उसको रूमिनेंट्स के प्लूरल फ्लूइड के अंदर खोजा था। अब बात चलेगी कि ये जनन कैसे करते हैं, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन की बात जब चलेगी तो उसका डीएनए जो होता है वो छोटे छोटे से टुकड़ों में बदल जाता है, ये रहा, और उन टुकड़ों के चारों तरफ ये सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, और इन स्ट्रक्चर्स को, इन पार्टिकल्स को हम आरंभिक काय या एलिमेंट्री बॉडी कहते हैं। जब ये बहुत सारे बन जाएंगे तो इस झिल्ली पर दाब लगेगा, दाब लगेगा तो ये झिल्ली फट जाएगी और दे विल बी रिलीज, ये बाहर आ जाएंगे और प्रत्येक एलिमेंट्री बॉडी एक नए माइकोप्लाज्मा को जन्म देगी। बात समझ आई? अब हम चलते हैं आगे कि रिप्रोडक्शन के बाद में इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जिक्र करने जा रहे हैं, यानी कि आर्थिक महत्व। एक पॉइंट और होता है, चलिए फिर मैं अभी समझाता हूं आपको कि इसके द्वारा कई प्लांट डिसीज पैदा की जाती है, बंची टॉप ऑफ पपाया, ब्रिंजल लिटिल लीफ डिसीज, पोटैटोज, विचेस, ब्रूम। देखो प्लांट डिसीज लिखता हूं मैं, प्लांट डिसीज यानी कि पादप रोग। पादप रोग जो होते हैं उनमें से नंबर 1 पोटैटोज विचेस ब्रूम ले लेता हूं मैं, पोटैटोज विचेस ब्रूम। बहुत पूछते हैं साहब ये क्वेश्चन, और बहुत पूछा गया है। इसको बोलते हैं आलू का कुर्ची सम रोग, आलू का कुर्ची सम रोग। ये आलू का कुर्ची सम रोग जो होता है उसमें क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं? द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस गेट कंडेंस, कि संपूर्ण पुष्पक्रम संघनित हो जाता है। दूसरी बीमारी लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजॉल, लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजॉल। बैंगन का लघु पर्ण रोग, बैंगन की पत्ती जो होती है वह छोटी हो जाती है। तीसरा बंची टॉप ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ पपाया, पपीते का गुच्छित चुड़, पपीते गुच्छे में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये 3 बीमारियां हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, फिल्लोडी भी है, सीसेम भी है, लेकिन मैंने जो देखा है ज़िंदगी के अंदर अक्सर इन 3 बीमारियों के बारे में इन्होंने पूछा है, और हमारी एनसीईआरटी में तो ये भी नहीं दे रखा है। दूसरा पॉइंट कि मानव के अंदर यह कौन सी रोग उत्पन्न करता है, तो मानव के अंदर यह स्टेरिलिटी ह्यूमन डिसीज, मानव रोग स्टेरिलिटी पैदा कर देता है, यानी कि बंध्यता। अब उस मानव के अंदर ये माइकोप्लाज्मा चला गया है, वो इलाज कराना चाहता है, तो उसे एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ेगी। आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ये पॉइंट कई बार आ चुका है कि माइकोप्लाज्मा के ऊपर पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है? उसके स्थान पर क्लोरामफेनिकोल यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक की बात जब आई तो इसके पहले मैंने जो एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ा था उसमें एक वंश होता है स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसीज नामक एक्टिनोमाइसिटीज से सबसे अधिक दुनिया के अंदर एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, वो एक्टिनोमाइसिटीज का है। जबकि बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको बताया था बेसिलस के द्वारा, बेसिलस वंश के सदस्यों के द्वारा, जातियों के द्वारा एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। इसके अलावा भेड़ों के अंदर इन शीप
इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज एगेलेक्टिया। क्या पैदा करता है? एगेलेक्टिया पैदा करता है। दिस इज द एंड ऑफ माइकोप्लाज्मा। ओके, थैंक यू।